पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा और तमाम बामसेट के सभी सामाजिक संगठनों ने और भिवाड़ी के जितने भी सामाजिक संगठन है उन्होंने इस भारत बंद के आंदोलन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का समर्थन किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ये भारत बंद ओबीसी की जातीय जनगणना करवाने के लिए और ईवीएम के विरोध में भारत की संविधान की रक्षा के लिए ये आंदोलन वामन मेश्राम साहब और विकास पटेल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चलाया हुआ है। इसी कड़ी में यहाँ पे तमाम बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, सर छोटू राम की विचारधारा मानने वाले लोग, कपूरी ठाकुर जी की विचारधारा मानने वाले लोग और भारत के संविधान को मानने वाले लोगों ने आज इस आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है। और यहाँ पे तमाम लोग जो आए हुए हैं वो नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज का जो भारत बंद है इस कड़ी के अंदर आप पूरे देश के अंदर क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और किस प्रकार करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर 563 जिलों में आज भारत बंद का कार्यक्रम किया गया था। और ये कार्यक्रम करने के पीछे हमारा एक मकसद था कि वर्तमान की जो बीजेपी की आरएसएस की सरकार है वो पिछड़े वर्ग की गिनती ना करवा के पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम कर रही है। पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दे रही है और पूरे देश भर के अंदर वोटिंग मशीनों में सेटिंग करके ये सरकार चुनाव जीतने का काम कर रही है। तो इन सब मांगों के विरोध में हम लोगों ने आज भारत बंद का कार्यक्रम पूरे देश भर के 563 जिलों में किया है। तो यदि सरकार पिछड़े वर्ग का अपमान करने से बाज नहीं आती है, यदि सरकार पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करवाती है, तो आगामी आने वाले समय में पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और उस जन आंदोलन के कारण इस सरकार को अपना जो कार्य जो कर रही है, जो पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम कर रही है, उसका नतीजा वर्तमान आरएस बीजेपी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार सर। सर, आज जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा ये आंदोलन किया गया है, क्या इसके अंदर आने वाले समय में 2024 के चुनाव हो या फिर सदस्य जो 85% समाज है वो एकजुटता में होकर इस आंदोलन को अंतिम पायदान तक ले जाएगा? कोशिश तो हमारी यही रहेगी। यदि सरकार समय रहते ना चाहती तो उसके नतीजे तो कन्फर्म है। इसका 100% नहीं 110% गारंटी के साथ कहते हैं हम, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन होने में 1.25 साल पड़ा है और इसके नतीजे तो बीजेपी सरकार को आने वाले टाइम में भुगतने ही पड़ेंगे। क्योंकि इन लोगों ने एक चीटिंग करके 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री भारत को थोपा है, ओबीसी को थोपा है खास करके, जबकि ओबीसी समाज के वो है ही नहीं। उन्होंने मोड़गाची जाति से उनको कन्वर्ट करके ओबीसी बनाया और उन्होंने पहला काम किया कि जो ओबीसी समाज के 314 आईएएस बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया श्रीमान मोदी जी ने। और श्रीमान मोदी जी ने ही ओबीसी का कहते हैं भी ओबीसी का होते हुए भी इन्होंने याचिका दायर की कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो हम इन्हें ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं मानते और हमारे जितने भी एससी बीसी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं सभी के सभी जागृत हो रहे हैं। आज पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, पहले वाला टाइम नहीं है। हर घर के अंदर मोबाइल है। ये लोगों इन लोगों का मीडिया के ऊपर टोटल इन्हीं का मतलब सारा का सारा कब्जा है। लेकिन आज ये मोबाइल है, ये इलेक्ट्रॉनिक साधन की वजह से हमारे लोगों में जागृति आ रही है और उस जागृति को हम इस मुकाम तक लेके जाएंगे जिस प्रकार 2014 के अंदर कांग्रेस को मुद्दा किया था, उसी प्रकार 2024 के अंदर समय रहते ये लोग नहीं हमारी मांगों को मानते तो इनको मुद्दा करने में देर नहीं लगाई। तो आज जो राष्ट्रपति जी के नाम से आपने ज्ञापन भेजा है उसके अंदर क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं सर? हमारा मुद्दा प्रथम मांग तो हमारी ये भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में जो भी इलेक्शन हो बैलेट पेपर से हो। तीसरी मांग है हमारी, किसानों ने 14 महीने 15 महीने तक उन्होंने बेचारों ने संघर्ष किया, दिल्ली के बॉर्डरों पे अपने बच्चों को छोड़ के सर्दी गर्मी बरसात में वो पड़े रहे। 700-800 किसान की बलि भी चढ़ गई, लेकिन इस सरकार ने उनकी एक भी नहीं मानी।
तो एमएसपी को गारंटी देनी चाहिए इनको, एक ये मुद्दा रहेगा। और जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन दोबारा से हुई लागू होनी चाहिए। और जितना भी भ्रष्टाचार, कहते थे भी मोदी आ गया भी भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, मिट जाएगा। इन्होंने वादा किया था भी हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख रुपए आने तो बहुत दूर की बात है। जो माताएं बहनों ने बेचारे ने लगो चपो के जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे वो भी इन्होंने निकलवा लिए। तो काला धन नहीं आया कहीं से भी। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब देखो आप महंगाई देखो, ये लोग क्या करते हैं कि भी गरीब आदमी को 5 किलो एक आदमी पे गेहूं दे देते हैं। चलो 2 रुपए किलो इन्होंने गेहूं दे दिया। कांग्रेस की सरकार जिस टाइम थी, हम किसी की वो मतलब वो नहीं कर रहे, साझेदारी नहीं कर रहे। जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी 350-400 रुपए का सिलेंडर था, तो आज सिलेंडर 1100 से ऊपर है। तो जो गेहूं इन्होंने सस्ते दिए थे उतने रुपए तो उन्होंने सिलेंडर में ही निकाल लिए। दूसरा नंबर, तेल 60 रुपए 62 रुपए होता था, अब तेल मेरे ख्याल से 180-170, अब थोड़ा वो डाउन आया है। तो सर अब जो ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो आंदोलन पूरे देश के अंदर किया गया है, आने वाले भविष्य में क्या परिवर्तन देखने की संभावनाएं है? देखो, जब कोई भी समाज जागरूक होता है उसमें परिवर्तन तो होगा। और ओबीसी की लड़ाई जो है ये बहुत तगड़ी है। जितने भी हमारे साथी हुए सभी के सभी तैयार हैं। इन लोगों ने प्रण किया है भी जब तक हम अपना मतलब हिस्सेदारी और हमारे जो हक है उनको लेकर ही रहेंगे, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? बलवान सिंह, पूर्व पार्षद भिवानी से। आज हम जो ये ज्ञापन दिया है, ये इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज हमने ये ज्ञापन दिया है। आज हमारे खिलाड़ी जो ओलंपियन हैं और से वो ऐसे समय में बैठे हैं जो देश के लिए मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, आज उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमने आज वो दिया कि उनको न्याय दिया जाए। किसानों की जो एमएसपी का रेट है उसको लागू किया जाए, जो महंगाई है उसको कम किया जाए। आज आप देख रहे हो पीटीआई लगभग आज 1050वां दिन बैठे हैं। इधर विकलांग बैठे हैं, इधर कई बैठे हैं जीरोनाथ वाले। तो जगह जगह लोग प्रदर्शनों में बैठे हैं इस सरकार के खिलाफ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम इस सरकार को जगाने का काम किया है और इसको जगा के ही रहेंगे। तो सर क्या कारण है कि बीजेपी सरकार, तमाम जो कर्मचारी है वो भी परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, ऐसी समाज परेशान है, हरियाणा के जो कि जाट बिरादरी जो आरक्षण की मांग की थी उनको वो मांगे नहीं मिली, गुजरात के अंदर जो आंदोलन हुए है वो भी विफल रहे, राजस्थान के अंदर गुजरों ने आंदोलन किया वो भी विफल रहे, मराठा भी विफल रहे। लेकिन ये सरकार इतनी तानाशाही है, इसका राज क्या है सर? क्या मानते हैं? जो ईवीएम का जो मुद्दा है उसके बारे में क्या कहना है? इस सरकार को इतना घमंड हो गया है अपनी ईवीएम मशीन के ऊपर, ये सोचते हैं हम कभी भी सत्ता से दूर नहीं होंगे। तो इस तानाशाही सरकार को हम ये दिखा देंगे कि आप हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अगले 2024 में जो भी इलेक्शन होगा उसमें ये सत्ता से हट जाए। तो वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि इस देश के अंदर यदि आप परिवर्तन लाना चाहते तो ईवीएम को आने वाले समय में तोड़ेंगे पूरे देश के अंदर। इसमें आप हरियाणा की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? ये तो पूरे देश में ही क्रांति है ईवीएम के खिलाफ। आज तक आप एक भी देश ऐसा बता दो जहाँ ईवीएम से इलेक्शन होता हो। जिसने ईवीएम का आविष्कार किया वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होते ईवीएम से। तो ये देश एक, मैं तो ये कहता हूँ अंधभगत टाइप के लोग हैं, बुराई में आ जाते हैं और यहाँ मतलब लोगों को बुला के वोट लिया जाता है। लेकिन अब देश जागरूक हो चुका है, अब मोदी जी की बुराई में नहीं है।